हेलो गाइस, वेलकम बैक फार्मासाइड क्लासेस। गाइस, आज की हमारी टॉपिक क्या है? एंटी एडिनर्जिक ड्रग या इसे सिंपैथेटोलिटिक्स कहते हैं। गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो में एडिनर्जिक ड्रग के बारे में बताया था, वो क्या होता है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। अगर आप एडिनर्जिक ड्रग के बारे में जान रहे हैं तो आपको एंटी एडिनर्जिक ड्रग बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, क्योंकि जो एंटी एडिनर्जिक ड्रग है वो एडिनर्जिक ड्रग के बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। यहाँ पे एंटी लिखा ही है, एंटी मतलब होता है उल्टा, एंटी काम करेगा किसके? एडिनर्जिक ड्रग के। यानी कि जितने फंक्शन एडिनर्जिक ड्रग के होंगे उसका अपोजिट होगा एंटी एडिनर्जिक ड्रग के। ओके गाइस, अब यहाँ पे लिखा है सिंपैथेटोलिटिक्स। लिटिक्स मतलब क्या होता है गाइस? तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ओके, और सिंपैथेटो की बात कर रहा है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि गाइस, जो एडिनर्जिक ड्रग था वो क्या कर रहा था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के समान काम कर रहा था। जो फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है वही एडिनर्जिक का हो रहा था। और यहाँ पे क्या है? एंटी एडिनर्जिक है, तो ये क्या कर रहा है? सिंपैथोलिटिक, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसके फंक्शन को लिटिक कर रहा है, तोड़ रहा है। यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होगा उसका उल्टा काम करेगा एंटी एडिनर्जिक ड्रग। तो हम अगर इसका डेफिनीशन कहें तो क्या होगा गाइज? ऐसे ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, या फिर ऐसे ड्रग जो एडिनर्जिक ड्रग के अपोजिट काम करते हैं, उसे एंटी एडिनर्जिक ड्रग के नाम से जानते हैं। ओके गाइज, या कहे कि ये सिंपैथेटोलिटिक्स का काम करता है। अब इसका डेफिनीशन अगर हम देखें तो क्या होता है? ड्रग दैट एंटागोनाइज एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड रिलेटेड ड्रग। मतलब एड्रेनलिन किससे रिलेटेड है? एडिनर्जिक ड्रग से। तो एड्रेनलिन या एडिनर्जिक या उससे रिलेटेड सभी ड्रग के फंक्शन को या एक्शन को एंटागोनाइज कर रहा है, मतलब उल्टा या अपोजिट कर दे रहा है, उसके विपरीत काम कर रहा है, तो उसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं गाइस? एंटी एडिनर्जिक ड्रग। ओके गाइस, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे ड्रग जो एंटी एडिनर्जिक ड्रग के फंक्शन के या एक्शन के अपोजिट काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं, या फिर उसे एंटागोनाइज कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं गाइस? एंटी एडिनर्जिक ड्रग। ओके गाइस, अब सेकंड पॉइंट क्या होता है गाइस? कि एक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब वही विपरीत काम करेगा किसके? अल्फ़ा के। अल्फ़ा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर मैंने आपको बताया था, जो एडिनर्जिक ड्रग होता है अपने पिछले वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अल्फ़ा रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है और बीटा रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है। तो अल्फ़ा रिसेप्टर का जो फंक्शन होगा, बीटा रिसेप्टर का जो फंक्शन होगा, उसके उल्टा काम करेगा, विपरीत काम करेगा एंटी एडिनर्जिक ड्रग। ओके गाइज, तो वहाँ पे अल्फ़ा एगोनिस्ट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फ़ा एंटागोनिस्ट हो जाएगा। वहाँ बीटा एगोनिस्ट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा एंटागोनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे अल्फ़ा था रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। अब आगे जब हम कैटेगरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर हो जाएगा, क्योंकि जब अल्फ़ा बीटा को ब्लॉक करेगा तभी तो उसका फंक्शन विपरीत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ओके गाइज, तो हम आपको ये डेफिनेशन समझ में आया गाइज। तो हम आगे देखते हैं कि एंटी एडिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है गाइज। एंटी एडिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो उसके रिसेप्टर के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करेंगे। तो क्या होता है? अल्फ़ा ब्लॉकर एक होता है और दूसरा क्या होता है गाइज? बीटा ब्लॉकर। दूसरा क्या होता है गाइज? बीटा ब्लॉकर होता है। ओके गाइज, तो अल्फ़ा ब्लॉकर में क्या क्या आता है? एक अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव आता है, अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव आता है और नॉन सेलेक्टिव आता है। और बीटा ब्लॉकर में क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव होता है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1। गाइज, अगर आपको ये कैटेगरी नहीं याद हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड ड्रग नहीं याद हो रहे हैं, तो आप सिर्फ अल्फ़ा और बीटा को भी लिख सकते हैं। इसके अंडर में जितने भी ड्रग आ रहे हैं आप उसे लिख सकते हैं। आप बस ऐसे हेडिंग डाल के उसके अंडर में आने वाले ड्रग को ईजिली लिख सकते हैं, वो राइट हो जाएगा। ओके गाइस, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आसान है, तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। ओके गाइस, तो हम देखते हैं कि अब इन कैटेगरी में कौन कौन से मेडिकेशंस आते हैं। ओके गाइस, अब देखते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आते हैं? तो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में क्या आता है? प्राजोसिन आता है, टेराजोसिन आता है, डोक्साजोसिन आता है, और क्या होता है? तमसुलोसिन आता है। ओके गाइज, प्राजोसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। ओके गाइज, तो इसमें कौन कौन से आता है? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और तमसुलोसिन। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव में देखते हैं गाइज, योहम्बीन आता है, ईडाजोक्सन आता है और एंटीपामेजोल आता है। क्या क्या होता है गाइज? योहम्बीन,
इडाजोक्सन, एंटीपामेजोल। ओके गाइज, अभी अल्फा सेलेक्टिव मतलब केवल अल्फ़ा 1 पे ही बाइंड करेगा। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव मतलब ये सारे ड्रग क्या करेंगे, केवल अल्फ़ा 2 पर ही बाइंड करेंगे, बीटा पे नहीं जाएंगे, अल्फ़ा 1 पे नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सेलेक्टिव लिखा है। मतलब ये जो ड्रग हैं वो सेलेक्टिव है अल्फ़ा 1 के लिए, अल्फ़ा 2 के लिए। अब जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर है, इसका मतलब या तो ये अल्फ़ा 1 पे जाके बाइंड कर जाएगा, या तो ये अल्फ़ा 2 पे जाके बाइंड कर जाएगा। जहाँ पे इसे जगह मिलेगा वो जाके बाइंड कर जाएगा। तो नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन से ड्रग आते हैं, ये क्या आता है गाइस, फिनॉक्सीबेंजामिन आता है, और फेंटोलामिन, और टोलाजोलिन, और अर्गोटामाइन, अर्गोटॉक्सिन, और क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है गाइज, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नाम इजी, अर्गोटामाइन, अर्गोटॉक्सिन, आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा इसके बारे में, अर्गॉट से रिलेटेड है। क्लोरप्रोमाजीन, ओके गाइज, फेंटोलामाइन, टोलाजोसिन, और क्या होता है, फिनॉक्सीबेंजामिन। आप इन सारे ड्रग्स को याद कर लीजिए, सारे सेलेक्टेड ड्रग को मैंने लिखा है। अगर आपको कैटेगरी वाइज नहीं याद हो पा रही है, आप भूल जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप सिर्फ अल्फ़ा ब्लॉकर लिख करके इन ड्रग में से जो भी याद हो आप उसे लिख सकते हैं, हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, वो सही हो जाएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं गाइज। दूसरा हमारा है बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आते हैं गाइज, इसके दो कैटेगरी थे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर था और एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1। ओके, कार्डियो सेलेक्टिव मतलब जो हार्ट, स्पेशली हार्ट में बाइंड करेगा, हार्ट में होता है। ओके गाइज, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में क्या क्या आता है, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। और गाइस सोटालोल होता है, टीमोलोल होता है, पिंडोलोल होता है, लेबेटालोल होता है, कार्बिडिलोल होता है। आप यहाँ देखिए लोल लोल, इसमें भी लोल आ रहा है, लोल आ रहा है, लोल आ रहा है, लोल आ रहा है, लोल आ रहा है। जितने भी लोल लोल आपको मिल जाए समझ जाइए कहाँ का है, बीटा ब्लॉकर का है। बीटा ब्लॉकर सबसे ज़्यादा लोल लोल उसके लास्ट में होता है। तो इसमें क्या है, प्रोप्रानोलोल, सोटालोल, टीमोलोल, पिंडोलोल, लेबेटालोल, कार्बिडिलोल। ओके गाइज, तो आप इस तरीके से नाम याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, पहचान पाएंगे। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 में कौन है, एटिनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, और एक्यूबिटोलोल है, एस्मोलोल है। ओके गाइज, एस्मोलोल को आप ध्यान में रखिएगा। ओके गाइज, अगर आपको बीटा ब्लॉकर के भी कैटेगरी वाइज नहीं याद हो रहे हैं तो आप सिर्फ बीटा ब्लॉकर लिख करके इसके अंडर में आने वाले सारे ड्रग को पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं, जो आपको याद है वो राइट हो जाएगा। ओके गाइज, अगर आप पॉइंट कैटेगरी वाइज याद ऐसे कर ले रहे तो बहुत ज़्यादा बेटर है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। आप कुछ ड्रग को ध्यान में रखिएगा, जैसे प्रोप्रानोलोल होता है, और कार्बिडिलोल होता है, और एस्मोलोल होता है, और एटिनिलोल। ये ड्रग बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स में भी ये ड्रग देखने को मिलेंगे, जो कि हार्ट डिसीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इन सारे ड्रग को याद रखिएगा, जहाँ भी लोल लोल दिख जाए आप समझ जाइए वो बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड है। तो ये रही दो कैटेगरी गाइस आपके, जिसको आपने पढ़ा, एक बीटा ब्लॉकर था और दूसरा क्या था, अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर में ये सारे ड्रग इन्वॉल्व थे, ओके गाइस, और बीटा ब्लॉकर में ये सारे ड्रग इन्वॉल्व थे। आप इन ड्रग को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, इस ड्रग का एक्शन हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है। हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, हमारी बॉडी पे ड्रग, एंटी एडिनर्जिक ड्रग कौन कौन सा इफेक्ट डाल रही है। गाइस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना बहुत इजी होता है। आप पहले ऊपर से लिखिए सीएनएस क्या होता है, हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, मेटाबॉलिक पे, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद उसमें लिख दीजिए कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, गट रैपिड रेसिक्रेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो रिलैक्स हो रहा है या कॉन्ट्रिक्ट हो रहा है। ऐसे पॉइंट वाइज आप लिख देंगे, आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला इसमें देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट डाला है एंटी एडिनर्जिक ड्रग। तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को घटाएगा, हार्ट रेट को क्या करेगा, घटा देगा। और एफओसी मतलब क्या होता है गाइस, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट की जो सिकुड़ने की क्षमता है वो क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, कम करेगा। किसी में जो बहुत ज़्यादा संकुचन होने लगता है, सिस्टोलिक होने लगती है, तो उसे क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, डिक्रीज कर देगा। ए भी कंडक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। कुछ लोग में बहुत फास्ट होता है तो हार्ट रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एडिनर्जिक ड्रग क्या कर रहा था, हार्ट रेट को बढ़ा रहा था,
एंटी एडिनर्जिक क्या कर रहा है, हार्ट रेट को घटा रहा है, एवी कंडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। अब देखते गाइस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, हमारे रेस्पिरेशन पर। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज ब्रोंकियल रेजिस्टेंस बीटा ब्लॉकेट, यानी कि जो बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करके उसे ब्लॉक करेगा। ठीक है गाइस, एंटी एडिनर्जिक ड्रग तो क्या कर रहा है, इंक्रीज ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, जो ब्रोंकियल रेजिस्टेंस है उसे बढ़ा दे रहा है, उसकी जो क्षमता है ब्रोंकियल को रजिस्ट करने की वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और CNS पे क्या इफेक्ट बढ़ रहा है, हमारे ब्रेन पे। तो यहाँ देखते हैं सब्टल बिहेवियर चेंजेस, यानी कि अचानक से जो बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब कौन कौन से बिहेवियर चेंज होते हैं, फॉरगेटफुलनेस होने लगा, हमें थोड़ा थोड़ा बोलने की बीमारी हो जाएगी, मतलब हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा फील कर सकते हैं इस ड्रग का प्रयोग करने से। ओके गाइज, और क्या, इंक्रीज द ड्रीमिंग, जो ड्रीमिंग होगी गाइज वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सपने जैसा महसूस होने लगेगा। और क्या होगा, मतलब रात में अजीब अजीब से ख्याल भी आ सकते, तो नाइटमेयर्स होने लगता है, स्वप्न दोष होने लगते हैं, वही ड्रीमिंग होगी तो स्वप्न दोष होगा, इस तरह से होने लगता है। और ये CNS पे इफेक्ट होता है एंटी एडिनर्जिक ड्रग का गाइज। एंटी एंजाइटी, यानी कि जो एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर के, कि घबराहट हो रही है मन में, तो वो क्या हो जाएगा, उसे नॉर्मल कर देगा एंटी एडिनर्जिक ड्रग। पेरीफेरल एक्शन ऑन प्रोप्रानोलोल, यानी कि जो एंटी एंजाइटी के लिए हम यूज़ करते हैं वो प्रोप्रानोलोल सबसे ज़्यादा होता है, और पेरीफेरल एक्शन को शो करता है हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, पेरीफेरल ही है। पैरासिम्पैथेटिक भी क्या है, पेरीफेरल है। मैंने अपने चैप्टर 2 के पहले वीडियो में इन सब के बारे में बताया था, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म से क्या रिलेटेड हो रही है। तो ये क्या करेगा गाइस, लिपोलिसिस ब्लॉक्स एडिनर्जिकली मीडिएटेड लिपोलिसिस, यानी कि ये क्या करेगा, जो एडिनर्जिक ड्रग लिपोलिसिस का कर रहा था हमारी बॉडी के अंदर, उसे क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो लिपोलिसिस नहीं होगी। ओके गाइस, लिपोलिसिस क्या होगा, रुक जाएगा। और क्या करेगा, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलिसिस इन हार्ट स्केलेटल मसल्स और लीवर। मैंने एडिनर्जिक ड्रग में बताया था कि जो ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है बीटा रिसेप्टर, जो बीटा रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है हमारे हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, लीवर में। ओके गाइस, तो ये क्या कर रहा है, एंटी एडिनर्जिक है, तो उसे क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। तो यानी कि जो हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, लीवर में जो ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा था वो क्या होगा, रुक जाएगा। और क्या करता है गाइस एंटी एडिनर्जिक ड्रग, ये क्या करेगा, रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज, हमारी बॉडी में इंसुलिन के रिलीज को कम कर देगा। जब इंसुलिन रिलीज कम हो जाएगा, घट जाएगा गाइस, तो जो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस है वो क्या होगी, हमारे बॉडी में कम हो जाएगी। यानी कि जो इंसुलिन हो रहा है यही क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है किससे बना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही बना है। जब इंसुलिन ही कम रिलीज होगा तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ग्लाइकोजन में कम चेंज हो पाएगा, यानी कि जो बॉडी की टॉलरेंस होगी वो क्या होगा, घट जाएगा। ओके गाइस, आगे देखते हैं कि और कौन कौन सा इफेक्ट देता है एंटी एडिनर्जिक ड्रग स्केलेटल मसल्स पे, क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इनहिबिट एडिनर्जिकली। गाइस देखिए हर जगह एडिनर्जिक का इनहिबिट आ रहा है, यानी कि जो एडिनर्जिक ड्रग है उसे इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, उसके उल्टा काम कर रहा है एंटी एडिनर्जिक। ओके गाइस, तो क्या कर रहा है, प्रोवोक ट्रेमर बीटा 2 ब्लॉकेट, यानी बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करेगा। जो ट्रेमर आ रहा था एडिनर्जिक ड्रग की वजह से, उसे क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। गाइस ये जो ट्रेमर है, आपको एक झटके जैसा, वाइब्रेशन जैसा फीलिंग हो सकती है मसल्स में, ब्रेन में, हाथ पैर में। ये ज़्यादातर ठंडियों में देखने को मिलती है, जो थोड़े ओल्ड पर्सन हो जाते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एटीन्यूएटेड एक्सरसाइज कैपेसिटी, जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है उसे क्या करेगी, थोड़ा नॉर्मल कर देगी। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत हाईली एक्साइटेड, उपद्रवी तरह के, तो उन्हें हम नॉर्मल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसे ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइज, तो क्या करता है, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देता है, नॉर्मल कर देगा, डिक्रीज कर देता है उनकी कैपेसिटी को। अब गाइस देखते हैं कि आई पर क्या इफेक्ट डाल रहा है ये एंटी एडिनर्जिक ड्रग। तो क्या करेगा, रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। मैंने बताया था आंखों में जो एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, और एक और होता है उसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। जो एक्वस ह्यूमर होता है ये आई के प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, IOP, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। ओके गाइस,
इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, या उसे हम इंट्रा ऑकुलर टेंशन भी बोलते हैं, या इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बोले या फिर इंट्रा ऑकुलर टेंशन बोले, दोनों क्या है, एक ही मतलब है। तो ये क्या करता है, जब एक्वस ह्यूमर क्या कर रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहा है, जब ये एक्वस ह्यूमर को ही कम कर देगा, जब एक्वस ह्यूमर को ही कम कर देगा तो क्या होगा, प्रेशर अपने आप घट जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो ये आई पे क्या कर रहा है, एक्वस ह्यूमर को क्या कर रहा है, कम करने का काम कर रहा है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, जब ये एक्वस ह्यूमर को कम कर रहा है और इंट्राऑकुलर प्रेशर को घटा रहा है, मतलब ये ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूटेरस। यूटेरस पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो बीटा एगोनिस्ट था, ये क्या कर रहा था, आप जब मेरे एड्रीनर्जिक वाले वीडियो में देखेंगे, मैंने बीटा के फंक्शन के बारे में बताया था। वो क्या कर रहा था, रिलैक्स करने का काम कर रहा था यूटेरस को रिलैक्स कर रहा था। अब यहाँ पे जो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है वो क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, किसको, बीटा रिसेप्टर को। अब जब ब्लॉक कर देगा तो उसकी जो रिलैक्सेंट एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रुक जाएगी। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग ने क्या किया, जो बीटा रिसेप्टर था उसकी जो रिलैक्सेंट एक्टिविटी थी यूटेरस पर, उसे क्या कर दिया, कम कर दिया, नॉर्मल कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ओके गाइस, अब हम आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से डोज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। एक दो डोज के बारे में आपको बताता हूँ गाइज। हम डोज देखते हैं कि डोज क्या होता है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का। मैंने दो मेंशन किया है, प्रोप्रानोलोल, एक प्राजोसिन है, बहुत ज़्यादा मार्केट में चलती है। प्रोप्रानोलोल सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें से हम प्रोप्रानोलोल को कितना देते हैं, 10 से 160 mg BD ओरल। अगर हम ओरल दे रहे, ओरल रूट के द्वारा, तो कितना देंगे, 10 से 60 mg देंगे। जिस पेशेंट को जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से देंगे। कब देंगे, BD, यानी कि दिन में 2 बार ओरली देंगे 10 से 160 mg तक, या फिर हम 2 से 5 mg देंगे IV। अगर हम उसे IV इंजेक्शन दे रहे हैं, इंट्रावेनस फॉर्म में दे रहे हैं, तो हम 2 से 5 mg डोज देंगे, किसका, प्रोप्रानोलोल का। ओके गाइस, दूसरा ड्रग है हमारा प्राजोसिन। अब प्राजोसिन का कितना डोज लेते हैं गाइस, तो 0.5 से 1 mg लेते हैं एट बेड टाइम, यानी कि जब पेशेंट खाना खा के सोने जाता है उस समय हम 0.5 से 1 mg ड्रग देंगे प्राजोसिन का। ठीक है, ये हो गया आपका डोज। गाइस, हम देखते हैं कि इस ड्रग का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बॉडी में कंडीशन है जहाँ पे हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का प्रयोग करेंगे। तो गाइस, पहला क्या है, हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ है तो हम क्या देंगे, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग दे सकते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है नॉर्मल से हाई हो जाए, वो क्या होता है, हाइपरटेंशन। और CHF क्या होता है गाइस, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट का जो आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी वगैरह, जब ब्लॉक हो जाती है फैट की वजह से, लिपिड की वजह से, या बॉडी में किसी अदर डिसीज़ की वजह से, तो उस टाइम पे जो हार्ट मसल्स होती है काम करना बंद कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो ऐसे कंडीशन में हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ये भी क्या होते हैं, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ होता है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में गाइज MI के नाम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं गाइज, MI, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। अब ये क्या होता है गाइज, जब हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो ब्लड सप्लाई ना होने के कारण जो हार्ट का मसल होता है वो डेड हो जाता है पूरी तरह से, और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। जब हार्ट की जो मसल्स है उसके डेड हो जाने के कारण, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण जब हार्ट अटैक आ जाए, उसी को बोलते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है गाइस, माइग्रेन। जो माइग्रेन क्या है, इसे हम गांव में अधकपारी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, आधा सर दर्द करता है। अगर राइट वाला दर्द कर रहा है तो लेफ़्ट साइड नहीं करेगा, लेफ़्ट साइड दर्द कर रहा है तो राइट साइड नहीं करेगा। इसका सिंपल सा लक्षण होता है। और माइग्रेन के कंडीशन में क्या करते हैं, हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। पाँचवा क्या है गाइस, एंजाइटी। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, घबराहट, डर जैसा महसूस हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम इस ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लाइकोमा डिसीज़, आई का प्रेशर बढ़ा हुआ है, IOP, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गाइस, तो ग्लाइकोमा डिसीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, एंजाइना, अगर चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है एंजाइना कंडीशन में,
तो इस ड्रग का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके गाइस, हम देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है या साइड इफेक्ट बोल लें कि इस ड्रग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से तो क्या होता है ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया क्या होता है गाइज, हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके गाइज, टायर्डनेस, थकान जैसी महसूस होगी अगर इस ड्रग का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रिड्यूस एक्सरसाइज कैपेसिटी, जो हमारी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी है वो क्या करती है, घटा देती है। ठीक है, और जीआई अपसेट हो जाता है, जो डाइजेशन वगैरह होगा वो क्या डिस्टर्ब हो जाता है, और स्टेटाइन वगैरह भी प्रॉब्लम होने लगती है। नाइट मेयर, स्वप्नदोष हो जाता है गाइज, हालुसिनेशंस होने लगते हैं, भ्रम होने लगेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा फीलिंग होने लगेगी, फॉरगेटफुलनेस, थोड़े भूलने की बीमारी हो सकती है, सीएनएस पे ये अफेक्ट डालता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहे। अगर हम इस ड्रग का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। ओके गाइज जब हम देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन, एंटी एडिनर्जिक ड्रग का कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे हम एंटी एडिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गाइज अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो हम एंटी एडिनर्जिक ड्रग नहीं देंगे। अगर किसी पेशेंट को ड्रग से एलर्जी है या इस ड्रग से एंटी एडिनर्जिक ड्रग से एलर्जी है तो उस पेशेंट को हम एंटी एडिनर्जिक ड्रग बिल्कुल नहीं देंगे। जो प्रेगनेंसी कंडीशन में हम उस फीमेल को क्या करेंगे, ये ड्रग नहीं देंगे। हिपैटिक डिसऑर्डर है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग नहीं देंगे। जो रीनल डिसऑर्डर हो रहा है, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, अब किडनी ही तो सारे ड्रग वगैरह को फिल्टर करने का काम करती है, अब उसी में समस्या है तो ड्रग को दे देंगे तो दिक्कत होगी ना। तो रीनल डिसऑर्डर के कंडीशन में हम क्या करेंगे, ड्रग को नहीं देंगे। ब्रोंकियल अस्थमा, अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकियोल जो लंग्स में है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा हो गया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गाइज ये रहा आपका कंट्रा इंडिकेशन, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है एंटी एडिनर्जिक ड्रग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले गाइज थैंक यू।